हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी और आज का टॉपिक हमारा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, या इसे हम कह सकते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और आज की क्लास में हम लोग इसका स्टेटमेंट समझेंगे और डेरिवेशन को प्रूफ करेंगे। देन नाउ लेट अस स्टार्ट टुडे क्लास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, क्यों जूल साहब ने इसे इंट्रोड्यूस किया। तो आप लोगों ने अपने डेली लाइफ में यूज़ किया होगा, बल्ब का यूज़ किया होगा, अपना मोबाइल डिवाइस चार्ज करते होंगे, हीटर का यूज़ करते होंगे, आयरन का यूज़ करते होंगे। क्या होता है, हीट हो जाता है। क्यों हीट होता है, क्यों ये हीट होता है। तो आप जैसे ही पावर सप्लाई करते हो मोबाइल डिवाइस में, क्या होता है, वो वायर थोड़ा सा गर्म हो जाता है और आपका डिवाइस भी गर्म होता है। तो आपका जो वायर होता है वो क्या होता है, कंडक्टिंग वायर होता है। कंडक्टिव वायर में जैसे ही आप पावर सप्लाई करोगे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उस कंडक्टिंग वायर में, और क्या होता है, करंट जस्ट उसके अपोजिट मूव करता है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो करंट जस्ट इसके अपोजिट मूव करेगा। क्लियर, देन आपका करंट प्रोड्यूस होता है। अब देखो उस कंडक्टिंग वायर में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और भी बहुत सारे अदर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं आपके कंडक्टिंग वायर में। वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से बार बार कोलाइड्स होता है, इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होगा, देन हीट प्रोड्यूस हो जाता है। आपका डिवाइस भी गर्म हो जाएगा और वो वायर भी गर्म हो जाता है। अब हीटर का एग्जाम्पल हो, हीटर काफ़ी गर्म होता है, तो हीटर का जो फिलामेंट होता है वो क्या होता है, टंगस्टन नहीं, निक्रोम का वायर कनेक्ट होता है, उसमें निक्रोम इस तरह लपेटा होता है, निक्रोम होता है। और निक्रोम क्या होता है, हाईली रेजिस्टिविटी होता है। क्या होता है निक्रोम वायर, हाईली रेजिस्टिविटी। जब हाईली रेजिस्टिविटी होगा तो करंट को वो आसानी से तो पास होने नहीं देगा। क्लियर, करंट को आसानी से पास नहीं होने देगा। जैसे ही आप पावर सप्लाई करोगे इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहेगा उस निक्रोम वायर में, इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहेगा, बट उसके अंदर हाईली रेजिस्टिविटी है, बहुत सारे प्रेजेंट है अदर मॉलिक्यूल्स। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रोक देगा, बट पावर आप कंटिन्यू सप्लाई करोगे तो बहुत मुश्किल के साथ वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और क्या होगा, हीटर गर्म हो जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल से टकराएगा, तो क्या होगा, वो हीटर आपका गर्म हो जाएगा। ओके, तो यही होता है हीटिंग इफेक्ट। तो अब इसका स्टेटमेंट हम समझेंगे। क्या जूल साहब ने स्टेटमेंट इसका दिया, तो पहला स्टेटमेंट हमारा, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर। ये जो आपका कंडक्टर है, सपोज करो ये आपने कंडक्टर एक लिया। ओके, अब इसमें जो भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इस कंडक्टर में जो भी हीट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अब इस कंडक्टर में सपोज कर लो आई करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। देन अब जो भी हीट प्रोड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कर रहा है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर। इस कंडक्टर में जो भी हीट प्रोड्यूस होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब इस कंडक्टर के पास कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही, तभी तो गर्म हो रहा है। रेजिस्टेंस होगा ही तभी तो क्या हो रहा है, गर्म कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपोज कर रहा है और इसे गर्म कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर। देन हम यहाँ पे लिखेंगे H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या कर रहा है, थर्ड स्टेटमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। अब ये कंडक्टर आपका है, करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इतने फ्लो होने में जो टाइम लगा, टी टाइम लगा, क्या लगा आपका, टी टाइम में आपका करंट यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लो हो गया। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या हो रहा, कह रहा है हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अब इसे हम इक्वेशन 1 सपोज किया, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 डिफरेंट इक्वेशन। अब दिस 3 इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंबाइन दीज इक्वेशन। देन आपका इक्वेशन क्या होगा, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। क्लियर, नाउ अब यहाँ पे आपके पास क्या है,
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसे रिमूव करना होगा। देन हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस कांस्टेंट, इंट्रोड्यूस ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, के को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे और हम लिखेंगे यहाँ पे h इक्वल टू क्या लिखेंगे, KI²RT, और वेयर k का जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है क्या होता है, 1 होता है, k का स्टैंडर्ड वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं K=1, क्लियर, बॉक्स में हम बंद कर दिया। देन h आप लिखोगे I²RT, यही आपका फॉर्मूला है हीट का, क्लियर। अब इसका हम डेरिवेशन करेंगे, कैसे ये आया, ये फॉर्मूला कैसे आया, इसका हम डेरिवेशन करेंगे। स्टेटमेंट काफ़ी आसान है, हमने अलग अलग पॉइंट बना के लिखा है ताकि आसानी से आपको मेमोराइज रहे, कभी भूले नहीं, क्लियर। नाउ कंडक्टर हमने लिया, इसी फिगर में बताते हैं, और इस कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस V है, कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस V है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है ये, ओके। और इसमें हमने I करंट फ्लो कराया, कितने देर के लिए, T टाइम के लिए, हमने T टाइम तक हमने I करंट फ्लो कराया। देन टोटल चार्ज ऑन दिस कंडक्टर क्या होगा, टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर, तो आपको पता है करंट इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, I=dq/dt, तो हम लिखते हैं I=q/t। सपोज कर लेते हैं टोटल का चार्ज इस कंडक्टर पे कैपिटल Q है, देन कैपिटल Q इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल Q इक्वल टू, यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो Q इक्वल टू IT। एक बार और समझ लो, इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है I, तो आप लिख सकते हो I=q/t। हमने लेट किया Q हमने लेट कर लिया, Q चार्ज इस कंडक्टर पे है, देन I=q/t होगा, ये तो अच्छे से जानते हो। तो आप चार्ज इक्वल टू या Q इक्वल टू लिख सकते हो I×T, क्लियर। अब देखो इस कंडक्टर पे कुछ काम हो रहा है, अब काम कैसे हो रहा है ये समझना है। आपने चार्ज को इस पॉइंट से लाया, चार्ज उठा के यहाँ पे चार्ज लाया, तभी तो करंट फ्लो होगा। करंट इधर हमारा फ्लो हो रहा है तो चार्ज मूव इधर करेगा ना, चार्ज हमारा मूव इधर करेगा, इधर मूव करेगा चार्ज, ये हमारा चार्ज है, और चार्ज को रिप्रेजेंट हम क्यू से कर रहे हैं, टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट क्यू से कर रहे हैं। अब क्यू चार्ज को यहाँ से उठा के लाओगे, यहाँ से उठा के लाओगे, टुक 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 यहाँ तक लाओगे, ठीक, यहाँ से उठा के यहाँ तक हम लाएंगे, तो पोटेंशियल यहाँ से निकल सकता है। पहले पोटेंशियल समझो, यहाँ से लेके यहाँ तक लाने में चार्ज हम पोटेंशियल के थ्रू लाए, और पोटेंशियल आपका क्या होता है, चार्ज को हम यहाँ से इस पॉइंट से लाएंगे इस पॉइंट तक। अब इस चार्ज को लाने में जो वर्क हमारा लगा, चार्ज को लाने में जो वर्क लगा यहाँ से लेके यहाँ तक लाने में, उसे ही हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल कहेंगे। तो पोटेंशियल इक्वल टू लिख सकते हो, पोटेंशियल इक्वल टू टोटल वर्क डन बाय चार्ज, क्लियर। हमें बताना यही था, आप कोई भी काम करोगे, चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ तक उठाओगे, हम ये चार्ज है, इस चार्ज को हम उठा के यहाँ से लेके यहाँ तक लाए, तो कुछ काम होगा ही, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल इक्वल टू टोटल वर्क डन बाय चार्ज। देन वर्क डन इक्वल टू लिख सकते हो टोटल वर्क डन ऑन दिस कंडक्टर, इक्वल टू V इंटू क्यू, W इक्वल टू V इंटू क्यू, क्लियर। अब देखो आपने वर्क डन निकाल लिया, तो V इंटू QT, W इक्वल टू V इंटू क्यू, और Q इक्वल टू आपने फाइंड किया क्या, IT फाइंड किया, तो Q का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो क्या होगा V इंटू IT, ओके। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपको पता है V इक्वल टू IR होता है, तो हम V का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, V इक्वल टू IR। देन हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, I इंटू R इंटू IT, फाइनली I²RT, क्लियर। आपने वर्क डन फाइंड कर लिया, W इक्वल टू I²RT, वर्क डन आपने फाइंड कर लिया। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आएगा, टोटल वर्क डन ऑन द कंडक्टर। अब इस कंडक्टर पे जो भी काम हुआ, काम आप तो को बताया ना, चार्ज को उठा के ले आए, यहाँ तक ले आए, चार्ज को तो लाने में जो काम तो हुआ, तो टोटल वर्क ऑन द कंडक्टर। अब कुछ भी काम होगा तो उसमें तो एनर्जी इन्वॉल्व होता ही होता है, आप कुछ भी काम करो तो एनर्जी इन्वॉल्व होगा।
आप इस पेन को उठा के यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाओगे, काम तो होगा ही इसमें और एनर्जी भी इन्वॉल्व होगा। तो आपका जो इस पर काम हुआ, इस कंडक्टर पे जितना काम हुआ उतना ही क्या होगा, एनर्जी इन्वॉल्व भी होगा। तो हम लिख सकते हैं टोटल वर्क डन ऑन द कंडक्टर इक्वल टू टोटल एनर्जी इन्वॉल्व। और यही टोटल एनर्जी आपका क्या है, टोटल एनर्जी आपका आई स्क्वायर आर टी है। तो एच इक्वल टू आप लिख सकते हो आई स्क्वायर आर टी। हो गया आपका फॉर्मूला प्रूफ। क्लियर हो गया आपका फॉर्मूला प्रूफ। समझना था यही यहाँ पे वर्क डन कैसे निकलेगा। यही वर्क डन तो आपका क्या होता है, जितना काम करोगे उतना एनर्जी भी आपका खपत होगा। क्लियर। तो चार्ज को जब मूव किया, पोटेंशियल का आपका जो डिफिनेशन है, चार्ज को उठा के लेके यहाँ तक ले जाएंगे, उसमें जो वर्क डन लगेगा वही वर्क डन तो है, और वही वर्क डन आपका क्या है, एनर्जी है। ओके, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब इसे इन फॉर्म ऑफ पावर, पावर के फॉर्म में हमें लिखना है। तो पावर इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम होता है, पी इक्वल टू ई बाय टी। एनर्जी आपने फाइंड कर लिया, क्या है, आई स्क्वायर आर टी बाय टाइम। यहाँ से टी टी कट कैंसिल हो जाएगा और पी इक्वल टू आपका होगा आई स्क्वायर आर। क्लियर। आपने पावर के फॉर्म में निकाल लिया। अगेन आप क्या कर सकते हो, आई को चेंज करके डिफरेंट टर्म में निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या कर सकते हो, आर को चेंज कर सकते हो, डिफरेंट टर्म में लिख सकते हो। आई को चेंज कर सकते हो, डिफरेंट टर्म में लिख सकते हो। और इसका एसआई यूनिट आपको पता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। और 1 कैलोरी इक्वल टू हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल होता है। देन तो अगेन 1 जूल इक्वल टू क्या होगा, 1 जूल इक्वल टू 1/4.2 कैलोरी होगा। क्लियर। और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कैलोरी में आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आज के क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।